एवरीवन, आज हमारा लेक्चर राइज ऑफ ऑटोनोमस स्टेट के अवध पर रहेगा। आखिर क्या परिस्थितियां रही होंगी अवध में, चलिए जानते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज हम चर्चा करेंगे अवध की स्वतंत्रता के संबंध में। व्यवहारिक रूप से अवध दिल्ली की सत्ता से कैसे आजाद हुआ। अगर हम अवध को आजाद कराना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें दिल्ली की सत्ता के बारे में जानना पड़ेगा, यानी दिल्ली की सत्ता को समझना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा कि 1713 से 19 तक फर्रुखसियर दिल्ली का मुगल बादशाह बना था और इसे जो बादशाह बनाया था हुसैन अली अब्दुल्ला खान नामक दो व्यक्ति हुआ करते थे जो सैयद बंधु के नाम से जाने जाते थे और हिंदुस्तानी दल के नेता थे। यानी ऐसे अमीरों का नेतृत्व कर रहे थे जो अमीर पहले कभी हिंदुस्तान में रहे थे या हिंदू थे और धर्म परिवर्तन करके वो इस्लाम को मुस्लिम बन गए थे। ऐसे अमीरों का वो नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन यहां पर जब देखा गया कि फर्रुखसियर के समय जब सैयद बंधुओं का दिल्ली की गद्दी पर बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ गया तो तुरानी दल, जो तुर्की अमीरों का एक संगठन था हिंदुस्तान में, और ईरानी दल, जो ईरान के अमीरों का एक संगठन था हिंदुस्तान में, ये दोनों प्रतिस्पर्धी हो गए और ये चाहते थे कि फर्रुखसियर को गद्दी से उतार कर और किसी ऐसे मुगल राजकुमार को गद्दी पर बैठाला जाए जो तुरानी या ईरानी दलों का समर्थन करे, जिससे कि ये लोग लाभ प्राप्त कर सके। यहां पर तुरानी और ईरानी दल दोनों मिलकर हिंदुस्तानी दल के यानी सैयद बंधुओं के खिलाफ राजनीति करने लगे और अंत में यही हुआ कि सैयद बंधुओं को मार दिया गया और मोहम्मद शाह, जो इतिहास में रंगीला के नाम से भी जाना जाता है, मोहम्मद शाह को मुगल बादशाह बना दिया गया। मोहम्मद शाह एक अय्याश टाइप का आदमी था, भोग विलास में इन्वॉल्व रहता था और पशु युद्ध का शौकीन था। राजसत्ता में बहुत ज्यादा इसका इंटरेस्ट नहीं रहा, इसलिए इसे रंगीला कह दिया गया। 1719 तक ये बादशाह रहा। 1719 से 48 तक ये बादशाह जब था, उसी समय अवध का जो सूबेदार बनाया गया वो सादत खान को बनाया गया 1722 में। 1722 में जब सादत खान को सूबेदार बनाया गया तो व्यवहारिक रूप से धीरे धीरे इसने अपनी सत्ता को स्वतंत्र कराने की चेष्टा की। 1722 से 39 तक सादत खान ने एक प्रकार से स्वतंत्र अवध का नींव डाला। सादत खान के समय ही हिंदुस्तान पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ 1739 में। इस आक्रमण में
करनाल की लड़ाई हुई जिसमें मुगल बादशाह की ओर से जो मीर बख्शी था खाने दौरा ये नेतृत्व कर रहा था सेना का। करनाल की लड़ाई, मुगल सत्ता हार गई और नादिर शाह ने दिल्ली को जी भर के लूटा। लगभग 70 करोड़ रुपया, बहुत सारा सोना चांदी, हीरे जवाहरात, मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा और भी बहुत सारा धन वो यहां से लेकर गया। यह कहा जाता है कि नादिर शाह को अवध के नवाब बुरहान उल मुल्क उर्फ सादत खान ने आमंत्रित किया था और यह कहा था कि दिल्ली से उसको बहुत सारा धन प्राप्त होगा। संभवतः मजाक में नादिर शाह ने कहा कि यदि इतना धन प्राप्त नहीं हुआ तो हम तुमसे प्राप्त कर लेंगे। इत्तेफाक से एक कॉमन सी नादिर शाह ने सूचना भेज दी सादत खान के लिए कि जितना आपने धन कहा था उतना धन प्राप्त नहीं हुआ, इसी कारण से सादत खान ने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या का एक दूसरा कारण था कि जब इस बात का खुलासा हो गया अमीरों में और राजसत्ता में कि नादिर शाह को अवध के नवाब ने आमंत्रित किया था, इसी शर्म से अब सादत खान ने आत्महत्या कर ली थी। इसके पश्चात नादिर शाह वापस चला गया। कहा जाता है कि इसने अपने राज्य में 3 वर्षों तक कोई कर नहीं लगाया था। इतना धन हिंदुस्तान से लूट कर ले गया था। ईरान में सत्ता परिवर्तन होता है और नादिर शाह के स्थान पर 1748 में अहमद शाह अब्दाली शाह की गद्दी पर बैठता है। अब्दाली फिर एक बार आक्रमण करता है। अवध में सत्ता परिवर्तन हुआ। 39 में जब अवध का नवाब सादत खान मारा गया तो उसके स्थान पर सफदर जंग 1739 में गद्दी पर बैठा, जो 1754 तक अवध का नवाब बना रहा। 1748 के आसपास सफदर जंग को दिल्ली का वजीर बनाया गया। दिल्ली का वजीर बनाने के कारण ही अवध के नवाबों को आगे चलकर नवाब वजीर के नाम से जाना गया, क्योंकि जो भी अवध का नवाब बनता था वो दिल्ली का वजीर बनता था, इसलिए उन्हें इस नाम से जाना गया। अब्दाली का 1748 का जो आक्रमण हुआ था पहला, इस पहले आक्रमण में मुगल सत्ता का जो मीर बख्शी था यानी सेनापति था, मोइन उल मुल्क था। इसने पहला आक्रमण विफल कर दिया और अब्दाली वापस चला गया। अब्दाली ने दूसरा आक्रमण किया 1749 में। मोइन उल मुल्क अब्दाली के इस आक्रमण को नहीं रोक सका और अब्दाली पंजाब को पार करने लगा। इसीलिए मुगल बादशाह ने पंजाब का क्षेत्र इसे देकर और इससे अपना पीछा छुड़ा लिया। तीसरा आक्रमण 1751 में हुआ। इस आक्रमण
का कोई खास प्रभाव नहीं रहा, लेकिन चौथा आक्रमण जो 1753 से 54 के बीच में हुआ, अब्दाली के चौथे आक्रमण ने दिल्ली की सत्ता में बहुत बड़ा बदलाव किया। मुगल बादशाह को गद्दी से हटा दिया गया, अर्थात अहमद शाह को गद्दी से हटा दिया गया और दिल्ली की सत्ता पर आलमगीर द्वितीय को मुगल बादशाह बनाया गया। इसके साथ ही वजीर और मीर बख्शी के पदों में भी बदलाव किया गया। अब्दाली का 5वां आक्रमण पानीपत की लड़ाई थी, जो अपन सभी लोग जानते हैं। पानीपत की लड़ाई मराठों से हुई थी और ये बहुत ही भयंकर लड़ाई थी। ऐसा माना जाता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा शक्ति पूरी तरह से तोड़ दी गई और लगभग सभी बड़े मराठा सरदार मारे गए थे। इसके बारे में डिटेल में अपन मराठों को पढ़ते हुए चर्चा करेंगे। अभी तो केवल अपन को अवध को इस्टेब्लिश करना था। अवध अब इस्टेब्लिश हो गया। अब अंग्रेजों के साथ आने वाले समय में अवध के रिश्ते को बताया जाएगा और फिर अपन अवध के आने वाले नवाबों के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे अवध क्लियर होता है। मैंने आपको बताया था इस क्लास का उद्देश्य केवल ये है कि किसी भी विदेशी ट्रेडर्स को लाने के पहले हम छोटे छोटे जो अपने राज्य उभर के आ रहे हैं दिल्ली सत्ता से टूटकर, उन राज्यों को इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये छोटे छोटे राज्यों के फाउंडर इन राज्यों को कमजोर दिल्ली सत्ता से आजाद करवा रहे हैं। उद्देश्य केवल इतना है, ना कि हम अवध पढ़ रहे हैं, ना हम बंगाल पढ़ रहे हैं, ना उनके बारे में अंदर जा रहे हैं। हम तो केवल इन राज्यों को इस्टेब्लिश करा रहे हैं। अब अगले टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे आपसे किसी अन्य राज्य के साथ एक नए देश के। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। फॉर सपोर्टिंग अस प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। हम जल्दी उपस्थित होंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।